आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक घनाकार बर्तन की भुजा, प्रत्येक भुजा का मान 10 सेंटीमीटर है, जिसमें पूर्णतः रूप से बर्फ भरी हुई है, यह बताया गया है। अब इस बर्तन को यदि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखे जल में डुबा दिया जाता है तो पूछा जा रहा है हमसे प्रश्न में कि कितने समय में संपूर्ण बर्फ जो है वो पिघल जाएगी। जहां बर्तन के पृष्ठों की मोटाई हमें 2 मिलीमीटर दे दी गई है और बर्तन के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक का मान, जैसे के रूप में प्रदर्शित हम करते हैं, 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी प्रति मीटर प्रति सेल्सियस प्रति सेकंड पर दिया हुआ है। अब बर्फ का अपेक्षित घनत्व का मान यहाँ पर है 0.9। इस तरह गलन की गुप्त ऊष्मा का मान हमें 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दिया हुआ है। तो देखिए जो स्थितियां हमें दी गई हैं वो हम बना लेते हैं कि घनाकार एक बर्तन हमारे पास मौजूद है। देखिए वो संरचना हमने बना दी कि हमारे पास एक घनाकार बर्तन है जिसके प्रत्येक भुजा का मान 10 सेंटीमीटर उसकी दूरी या लंबाई हमें दे दी गई है। तो हम इसे दर्शा दें कि ये हिस्सा 10 सेंटीमीटर का है और बाकी हिस्से भी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के। अब बोला इस बर्तन में बर्फ भरी हुई है, तो पूरी मात्रा में यदि इसके अंदर बर्फ भरी हुई है, बर्फ में उसका तापमान कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस के रूप में हम मानते हैं कि इसके अंदर बर्तन के अंदर भरे हुए बर्फ में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि इस बर्तन को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखे हुए जल में डुबा दिया जाता है, तो हमने एक पात्र और बना दिया है जिस पर ये बर्तन रखा हुआ है। ठीक है, ये बर्तन जो है घनाकार बर्तन किसी पात्र में रखा हुआ है जिसमें पात्र में जो पानी भरी हुई है उसका तापमान हमें दिया हुआ है। यहाँ पर चलिए इसे तापमान हम T1 ले लेते हैं, उसका मान दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि बर्फ़ जो अंदर यहाँ पर मौजूद है उसे T2 से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान 0 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अधिक तापमान से अर्थात गर्म जल से ऊष्मा जो है यहाँ बर्तन की ओर होते हुए बर्फ तक पहुँचेगी ऊष्मा। इस तरह से ऊष्मा पहुँचने पर हमें पूछा जा रहा है कि संपूर्ण बर्फ कितने समय में पिघल जाएगी। जहाँ हमें यदि बर्तन की मोटाई के बारे में बताया गया है तो वो टी हमें दिया हुआ है कितना, 2 मिलीमीटर। तो 2 mm हमें उसका मोटाई दिया हुआ है। बर्तन के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक जिसे के रूप में यदि हम व्यक्त करें तो हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻³ यहाँ पर किलो कैलोरी प्रति मीटर, यहाँ पर प्रति सेकंड और प्रति सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पे इसका मान दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि बर्फ का आपेक्षिक घनत्व यदि हम देखें तो एस के रूप में उसे दिया गया है आइस के रूप में। देखिए उसे एस के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसका मान दिया है 0.9, जिससे हम घनत्व की गणना आसानी से कर पाएंगे। और गलन की गुप्त ऊष्मा का मान हमें दिया हुआ है 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम पर। अब हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि जो गर्म जल है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर मौजूद है वो कितनी ऊष्मा यहाँ पर बर्फ को दे पाती है। तो ऊष्मा की मात्रा यदि हम निकाल लेते हैं तो ऊष्मा की मात्रा से ऊष्मा की दर हम निकाल के समय की गणना कर पाएंगे। तो देखिए हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा कि कितनी ऊष्मा वहाँ से जाती है। ऊष्मा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हम कितना जानें कि बर्फ़ का अंदर द्रव्यमान कितना है, तो उसे देखने के लिए पहले तो हमें संरचना देखनी होगी कि बर्तन के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। बर्तन के लिए हमें प्रत्येक भुजा का मान कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा का मान। इस प्रकार से यदि हम इसके आयतन की गणना करेंगे तो इस पूरे आयतन में कितनी बर्फ़ है, हम बर्फ़ के आयतन को पहले निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो भुजा जितनी है तो हम बोल सकते हैं प्रत्येक भुजा जिसकी लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर है। और एक चीज़ हमें और दे दिया गया है कि मोटाई हमें दे दी गई है कि बर्तनों की मोटाई कितनी है। बर्तनों की मोटाई टी के रूप में हमें दिया हुआ है 2 mm। तो इसे यदि हम सेंटीमीटर में लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर के रूप में। तो देखिए मोटाई तो यहाँ प्रत्येक भुजा के लिए, प्रत्येक भुजा की यहाँ पर लंबाई हमें मिल गई है कि वो 10 सेंटीमीटर है और मोटाई हमें मिल गई है। अब यदि हम दोनों हिस्सों पर दोनों ओर से दोनों ओर से भुजा को देखें तो भुजा की लंबाई कितनी रह जाने वाली है। जहाँ दोनों भुजा की लंबाई यहाँ पर देखिए पहले तो 10 सेंटीमीटर था, ठीक है 10 सेंटीमीटर पूर्ण रूप से, लेकिन उसकी मोटाई कितनी, मोटाई 2 mm मतलब 0.2 सेंटीमीटर। परंतु हम दोनों छोर से देखें उसे तो वो कितना होगा, 2 × 0.2 यहाँ पर सेंटीमीटर के रूप में। तो हमारे पास मान कितना बनता है, ये मान हल करने के पश्चात 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर बनता है 0.4 सेंटीमीटर। क्या लिख पाएंगे हम इसे हम लिख पाते हैं। देखिए भुजा की लंबाई एल डैश से हम प्रस्तुत करते हैं नए भुजा की लंबाई को, वो कितनी आती है 9.6 सेंटीमीटर के रूप में। देखिए ये तो हमें भुजा की लंबाई मिली, ये वह लंबाई है या वह घनाकार भुजा की लंबाई है जो बर्फ को धारण किए होती है। तो बर्फ को धारण किए होती है तो हम इसे क्या बोल पाते हैं, इसके अंदर जितनी
बर्फ़ समाहित होगी उसके लिए हम उसे बोल सकते हैं कि बर्फ़ का आयतन हम इससे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो बर्फ़ का आयतन यदि हम निकालें तो आयतन क्या होगा, आयतन होगा v से प्रस्तुत करते हैं जिसका मान होगा एल डैश गुणा एल डैश गुणा एल डैश। इतनी ही मात्रा में बर्फ़ वहाँ पर होगी तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 9.6 गुणा 9.6 गुणा 9.6। अब देखिए इसे सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर की घात 3 हमने लिख लिया। अब इसे हम हल करते हैं तो आयतन के रूप में हमें इसका मान कितना मिलता है, 884.736। ये किस में आएगा, ये अभी आएगा सेंटीमीटर घन पे। अभी देखिए हमें बर्फ़ का अंदर जो बर्तन के अंदर मौजूद है बर्फ़ का आयतन हमें मिला, आयतन मिला तो हम उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, बर्फ़ का द्रव्यमान निकाल सकते हैं जिसे m से प्रदर्शित हम करेंगे। उसका मान क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व के बराबर। तो आयतन यहाँ पर कितना, 884.736 गुणा घनत्व हमें दिया, आपेक्षिक घनत्व का मान हमें दिया था तो 0.9 आपेक्षिक घनत्व। यदि उसे यहाँ पर घनत्व के पूर्ण मान पर परिवर्तित करना है तो 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर घन के रूप में मिलता है। तो देखिए यहाँ हमारे पास 884 है वो सेंटीमीटर घन पर है, जबकि नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, नीचे हमारे पास मीटर घन पे मान मौजूद है। तो सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मीटर में परिवर्तित करेंगे। तो 884.736 गुणा 0.9 गुणा 10 की घात 3 हमने किया, और सेंटीमीटर से यदि हमें इसे मीटर में परिवर्तित करना है तो 10 की घात ऋण 6 हमने कर दी। तो हमें अब इस प्रकार मान किस में मिलेगा, मान हमें अब मिलेगा केवल केजी में। तो यहाँ पर मान यदि हमें हल करना है तो हल करने के पश्चात हमारे पास मान आता है 0.796 किलोग्राम के रूप में। यहाँ पर हमें द्रव्यमान मिला, द्रव्यमान जो बर्फ़ का जितना मौजूद है वो हमें मिला। अब इसके आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, उस बर्फ़ को हमें पिघलाना है, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, उसे हम क्यू से प्रेषित करेंगे। क्यू से प्रेषित करेंगे तो मान होगा m। देखिए बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर है, पिघलाना है तो हमें गुप्त ऊष्मा उसकी बर्फ़ की गलन गुप्त ऊष्मा या गलन गुप्त ऊष्मा का गुणा हमें करना पड़ेगा। तो देखिए m हमारे पास कितना आया, अभी हमने निकाला, m का मान था 0.796 जो कि किस में है, किलोग्राम पर है। और गुप्त ऊष्मा का मान यहाँ पर यदि हम उससे गुणा करें तो यहाँ पर दिया हुआ है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो हमें Q का मान कितना मिलता है हल करने के पश्चात, इसका मान आता है 63.68, किस में आएगा, कैलोरी के रूप में हमें इसका मान मिलेगा। अभी हमें ये मिल गया कि ऊष्मा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है उस बर्फ़ को पिघलाने। अब हमें देखना होगा कि उस घनाकार बर्तन से ऊष्मा प्रवाह की दर कितनी रहने वाली है, ऊष्मा प्रवाह दर। तो उस दर के सूत्र से हम क्या है, समय निकाल सकते हैं। ऊष्मा प्रवाह दर का सूत्र क्या होता है, Q अनुपात T, और यहाँ पर ऊष्मा चालकता K गुणा उसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल और गुणा किए हमने तापांतर के रूप में। तो θ1 हमने ले लिया और θ2 हमने ले लिया, और नीचे यहाँ पर मान होता है उस मोटाई का L के रूप में हम जिसे प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए इस सूत्र की सहायता से यदि हम सभी मानों को रख दें, T का मान है हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए पहले वह क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, हमें A चाहिए, A जिसमें से कि ऊर्जा या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा स्थानांतरित होती है, तो हम उसे कैसे निकाल पाएँ। तो देखिए हमारे पास जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा इस बर्तन के लिए, पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए वो क्या था, 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर के हिसाब से यदि हम उसके क्षेत्रफल को देखते हैं तो, और यहाँ पर जो मात्राएं होती हैं उसकी मोटाई के अनुसार 2 मिलीमीटर जो हमने कम किया दोनों स्थानों पर या दोनों ओर से, तो हमें कितना मान प्राप्त होता है, उसके लिए हमें मान प्राप्त होता है 9.6 सेंटीमीटर। तो इस अनुसार यदि हम देखते हैं कि जो प्रभावी रूप से क्षेत्रफल जहाँ से ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उसे किस प्रकार से लिख पाएँ, इसे हम बोलेंगे माध्य क्षेत्रफल। ये किस प्रकार का होगा, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, माध्य है इसलिए हमने 1/2 किया। और देखिए हमारे पास 10 गुणा 10 ये सेंटीमीटर में, और 9.6 गुणा 9.6 ये भी सेंटीमीटर में। तो हमारे पास क्या मान हुआ, 1:2 गुणा यहाँ पर 100 धन हम हल करते हैं तो इसका मान मिलता है 92.16। अब इसे और हल किया गया तो 1:2 गुणा 192.16। तो यहाँ पर 2 को हमने हल किया तो हमें कितना मान मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पर 96.08। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर वर्ग में। लेकिन हमें उस क्षेत्रफल को क्या करना है,
माध्य क्षेत्रफल जो है उसे हमने 96.08 और हमने उसमें किससे परिवर्तित किया, इसे मीटर में परिवर्तित किया। तो 10 की घात ऋण 2 करते हैं, लेकिन वर्ग था इसलिए ऋण 4 वो हो गया। और हमें यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, माध्य क्षेत्रफल, वो एक पृष्ठ के लिए कितना आया है, 96.08 गुणा 10 की घात ऋण 4। अब हम जानते हैं कि घनाकार बर्तन है, मतलब उसके पास ऐसे 6 फलक हैं जिनमें से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार हम बात करते हैं 6 फलकों की, 6 फलकों की ऊष्मा के लिए, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए क्षेत्रफल को लिए इसे हम लिखेंगे कुल रूप से ए टी हम लिख देते हैं, या कि कुल क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल हमारे पास मौजूद था वो ए था, ठीक है। अब देखिए सभी मानों को यहाँ पर हम रखते हैं, तो 96.08 गुणा 10 की घात ऋण 4 ये होगा मीटर वर्ग पर, गुणा हम करेंगे 6 का। तो 6 का गुणा करते हैं तो हमें कुल प्रभावी रूप से जो क्षेत्रफल है ऊर्जा स्थानांतरण के लिए, उसका मान हमें मिलता है 576.48 और यहाँ पर होगा 10 की घात ऋण 4। अब ये होगा मीटर वर्ग पे। तो देखिए वो प्रभावी क्षेत्रफल हमें मिल गया। तापांतर की यदि बात करते हैं, इस सूत्र से हमें तापांतर चाहिए होता है, तो तापांतर क्या होगा, θ1 ऋण θ2। तो यहाँ पर मान कितना था, 100 डिग्री, और यहाँ पर 0 डिग्री। तो इसे हल करते हैं तो तापांतर का मान हमें कितना मिलता है, वो भी आया हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तापांतर मिल गया हमें। अब मोटाई की बात करते हैं कि जिसमें से जहाँ से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है जिस मोटाई पर, वो मोटाई हमें कितनी दी हुई है प्रश्नानुसार, वो हमें दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर है तो हम इसे मीटर में प्रदर्शित करते हैं 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर के रूप में। अब हमें सभी मान मिल गए। अब इन मानों को हमें क्या करना है, ये हम समीकरण दे देते हैं एक नाम, ठीक है। समीकरण 1 में सभी मानों को हम रखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में सभी मानों को हम रखेंगे। तो पहले सूत्र हम लिख लेते हैं, Q अनुपात T बराबर KA θ1 ऋण θ2 अनुपात पे यहाँ पर आता है L। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समय। समय को हमने एक स्थान पर ले लिया, बाकी को उस तरफ पक्षांतरित किए, तो Q गुणा L यहाँ पर मान आता है, और नीचे मान आएगा KA θ1 ऋण θ2। अब देखिए सभी के मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। टी का मान हमें निकालना है, क्यू का मान हमने कितना निकाला था, 63.68, ये किस में आया था, कैलोरी पे। मोटाई हमने देखी तो ये कितनी है, 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर के रूप में। और यदि हमने हल किया नीचे तो के ऊष्मा चालकता का मान हमें कितना दिया हुआ है प्रश्नानुसार उस बर्तन के लिए, 2 गुणा 10 की घात ऋण 3, 2 गुणा 10 की घात ऋण 3, परंतु ये किस में है, किलो कैलोरी पर है। किलो कैलोरी प्रति मीटर प्रति सेकंड प्रति डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और यहाँ पर क्षेत्रफल यदि हम देखें तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया था अभी, 576 यहाँ पर मान आया था 48 गुणा 10 की घात ऋण 4 किसमें, मीटर वर्ग के रूप में। और अंतिम रूप से हमें कितना मिला, तापांतर का मान हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तापांतर है 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कटेगा, मीटर वर्ग के अनुसार दोनों मान यहाँ ऊपर और नीचे कट जाएंगे, और यहाँ पर सेकंड है, और किलो कैलोरी से हम इसे किस प्रकार परिवर्तित करते हैं देखिए। टी का मान हमें निकालना है, सभी पदों को एक बार और लिख लेते हैं, 63.68 गुणा 2 गुणा 10 की घात ऋण 3, और नीचे हम उसके मानों को लिखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 गुणा 10 की घात 3 गुणा 576.48 गुणा 10 की घात ऋण 4 गुणा 100। देखिए सभी मानों को हम हल करेंगे तो टी का मान हमें अंतिम रूप से इसे हल किया हमने, मान जो आएगा अब सेकंड में आएगा, तो हल करने के पश्चात हमें इसका मान 11.0 सेकंड प्राप्त होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 100 डिग्री तापमान यदि उस बर्तन के बाहर है तो उसमें से बर्फ को पिघलने में केवल 11 सेकंड का वक्त लगेगा। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।